बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें तो बहुत गर्म है पॉलिटिकली, ख़ास तौर पे मैं इसका दूसरा एंगल आपके सामने रखता हूँ। लेकिन कोयटा में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। कोयले की एक कान में मेहनत कश काम कर रहे थे। ये ज़्यादा लोग जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, क्योंकि बड़ी हार्ड किस्म की इसकी मजदूरी है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर। और पहले भी ये वाक़यात होते रहे हैं। एक कान के अंदर धमाका हुआ और अब तक की इतला के मुताबिक 35 से ज़ायद लोग वहाँ पे अंदर मौजूद थे, जिनमें ज़्यादातर शहीद हो गए। बीबीसी ने जो आखिरी खबर दी उसके मुताबिक 18 से ज़ायद लाशें निकाली जा चुकी हैं और बदस्तूर लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। कोई बैनुल-अक़वामी सेफ्टी प्रोसीजर्स जो है या जो इंतज़ामात किए जाते हैं वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रेस्क्यू के लिए जो बेहतर इंतज़ामात हो सकते हैं वो भी नहीं है। हालांकि करोड़ों अरबों रुपया यहाँ से कमाया जाता है, प्राइवेट लोग भी कमाते हैं, सरकार भी कमाती है, लेकिन मज़दूरों को, मेहनत कशों को हमेशा मरने के लिए छोड़ दिया जाता। इन्हें ऐसा सामान या रेस्क्यू की चीज़ें भी नहीं दी जाती कि उनकी जानें बाद में बच सकें। तो पैसे वाला पैसा निकालता है और कोई परवाह नहीं है कि गरीब मरता है तो मरे। अफसोसनाक वाक़या है। इसके ऊपर जो मज़ीद तफसीलात आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन, मोहसिन नकवी ने एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर मायूसी जाहिर की है। सादी बात यह है, मोहसिन नकवी नुमाइंदा है आसिम मुनीर का, और आसिम मुनीर के दिल के करीब अगर कोई एक आदमी है पूरे पाकिस्तान में जिस पे आसिम मुनीर का सबसे ज़्यादा भरोसा है तो वो मोहसिन नकवी है। अब सबसे काबिल भरोसा आदमी है और वो गिले और शिकवे कर रहा है और इस तरह के जुमले बोल रहा है जो इस वक्त की हुकूमत को सूट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब समझने से पहले ये 6-7 नुक्ते जो मोहसिन नकवी ने बोले हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली इस बातचीत में और इसके बाद जो सहाफ़ियों के साथ बातचीत हुई उसमें बेसिकली मोहसिन नकवी ने कहा क्या, लुब्बे लुबाब क्या है। एक पॉइंट ये है कि सिस्टम यानी निज़ाम ये कोलैप्स हो गया है, यानी निज़ाम तबाह हो गया है, उसमें कुछ नहीं बचा और इसे रीसेट करना होगा, यानी दोबारा से पूरे निज़ाम को बनाना पड़ेगा, वरना ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। ये ठीक नहीं हो सकता। आसिम मुनीर के करीबी साथी ने ये मान लिया या आसिम मुनीर ने ये मान लिया कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। नंबर 2, नौजवानों के हवाले से उन्होंने कहा जी लालच दे के, कोई लैपटॉप बांट के, कोई पैसा वैसा दे के आप नौजवानों को ना खरीद सकते हैं ना उन्हें खुश कर सकते हैं। तो आप नौजवानों को नौजवान कहें या काकरोच कहें, कुछ भी कहें, ये काकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज़ को उलट पलट कर देगा। ये जनाब मोहसिन नकवी ने कहा। नौजवानों का खौफ भी पता चल गया कि एस्टेब्लिशमेंट नौजवानों से खौफजदा है। नंबर 3, मईशत की तबाही की उन्होंने दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा जी हम बजट जो है वो नेगेटिव में बनाते आ रहे हैं, हम सिर्फ कर्ज़ों पे गुजारा कर रहे हैं, हम सब जानते हैं मगर सूरत हाल को ठीक नहीं कर पा रहे और कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता चला जा रहा। तो माशी तबाही की भी कहानी अपने मुंह से खुद से मोहसिन नकवी ने तस्लीम कर ली। नंबर 4, उन्होंने कहा जी अब ये इसका हल क्या है, सारी की सारी सियासी जमातें, और फिर जोर देकर उन्होंने कहा दोबारा कि सारी की सारी सियासी जमातें ये एक कमरे में मिलकर बैठें और सूबों के मसाइल से लेकर जो एक एक मसला है उन तमाम इश्यूज को तय करें। जब तक सियासी लोग नहीं बैठेंगे कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मसला हल नहीं होगा। यानी आसिम मुनीर का नुमाइंदा अब यह कह रहा है कि जनाब साडे ते ना रहना, एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर सकती, जो करना है सियासतदानों ने करना है। बेड़ा गर्क भी सियासतदानों ने किया, ये डिलीवर भी नहीं कर पाए और यही सारा कुछ ठीक कर सकते हैं, हम ठीक नहीं कर सकते, हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्होंने एक और पॉइंट जो बोला वो ये कहा कि ये जो कुछ भी अभी किया जा रहा है, जो शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर मिलकर कर रहे हैं, ये फायर फाइटिंग है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई गवर्नेंस के मामला नहीं है, इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, ये सिर्फ आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, इसका कोई 12 घंटे छोड़ के, 14 घंटे छोड़ के, 18 घंटे भी काम कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक और नुक्ता उन्होंने ये बयान किया कि ये वाला निज़ाम जो इस वक्त चल रहा है ये अगले 10 साल तक डिलीवर नहीं कर पाएगा। ये बात मैं आपको कितने सालों से कह रहा हूं, जब से इलेक्शन हुआ मैं तब से कह रहा हूं कि ये सिस्टम नहीं चलना। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये एस्टेब्लिशमेंट मिलकर इस मुल्क को या इस निज़ाम को चला पाए। इनसे चलना ही नहीं है, ये उल्टे लमक जाए, कुछ भी कर ले, इनसे नहीं चलेगा। आज मोहसिन नकवी ने एतराफ़े जुर्म कर लिया, उसने कहा जी 10 साल भी ये निज़ाम काम नहीं कर सकता जब तक कि सारे लोग मिलकर नहीं बैठेंगे।
और कई मरतबा मैंने आपको कहा कि सारे चोर डाकू इकट्ठे भी हो जाए ना और पाकिस्तान की फौज को सिर्फ उसके हलफ के ऊपर रोक दें कि आप बैरकों में वापस जाएं और अपने हलफ की पासदारी करें, मुल्क को हम संभाल लेंगे तो मुल्क बच जाएगा। आज यही बात आसिम मुनीर का नुमाइंदा भी कर रहा है। आगे ना उसी बात पे आगे चलें। एक और उन्होंने जो इसमें स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल 10 बार कह चुके हैं कि जमहूरियत डीरेल नहीं होगी, 5 साल पूरे करेगी हुकूमत। जमहूरियत तो डीरेल हो गई जिस दिन आपने पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी कर लिया आसिम मुनीर साहब। जमहूरियत तो उस दिन डीरेल हो गई जब आपने सारे के सारे कवानीन ही तब्दील कर दिया, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। जमहूरियत तो उस दिन डीरेल होगी जब आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया, उसका झंडा उठाने पर पाबंदी लगा दी। जमहूरियत तो उस दिन डीरेल होगी जब आपने एक पॉलिटिकल लीडर की आवाज़ सुनवाने पर, उसकी शक्ल दिखाने पर आपने पाबंदी लगा दी। जमहूरियत तो उस दिन डीरेल होगी जब आपने ज़बरदस्ती इंसानों को जबरी तौर पे लापता किया और जब वो वापस आए तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जिसके साथ जमहूरी वाबस्तगी थी वो उसको छोड़ चुके थे। तो जमहूरियत को डीरेल करने की हर कोशिश करने के बाद आसिम मुनीर का नुमाइंदा कहता है कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वो कैसे करेगी वो भी देखते हैं। एक और बात उन्होंने आसिम मुनीर का नाम लिए बगैर कही। उन्होंने कहा कि जो बात कही पहले मैं आपको एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ के सुनाता हूं। सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी नहीं, मेरी जाती राय में पीटीआई को भी इस निज़ाम को बेहतर बनाने में इकट्ठा होना चाहिए। इमरान खान का फैसला अदालतें करेंगी, ये हुकूमत अपनी मुद्दत हर मुमकिन पूरी करेगी। मैं सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा, ये मोहसिन नकवी ने सहाफ़ियों से बातचीत में कहा। तो देखिए हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी भी करेगी और ये निज़ाम 10 साल तक डिलीवर भी नहीं कर पाएगा और निज़ाम कोलैप्स भी हो गया है। सारे इकट्ठे होकर बैठो और पीटीआई को भी इकट्ठा करो और इमरान खान का फैसला अदालतें करेंगी। समझ आ रही है आपको? एक और स्टेटमेंट देखें। आसिम मुनीर का नाम लिए बगैर मोहसिन नकवी ने कहा कि एक बंदा सब कुछ लाकर प्लेट में रख रहा है, कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है कि इसी सिस्टम में हो और ठीक हो, अब सबका फर्ज है कि मिलकर रीसेट करें। यानी सादी सादी बात है, ये मार्शल लॉ की धमकी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि आसिम मुनीर रेड लाइन क्रॉस करके मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहता। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में सिस्टम डीरेल हो, लिहाजा यही सिस्टम काम करे और इसी के अंदर मामला ठीक हो जाए। ये आसिम मुनीर की ख्वाहिश है, ये मोहसिन नकवी ने कहा। बात सादी सादी तो ये है ना, और रेड लाइन क्रॉस नहीं कर रहे। तो वो जो रेड लाइन है वो तो क्रॉस हो चुकी है। जो मोहसिन नकवी कहता है कि एक बंदा रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता, वो रेड लाइन तो क्रॉस कर चुका है। आइन की शक्ल बिगाड़ दी, रेड लाइन क्रॉस हो गई। अदलिया और पार्लिमान को यरगमाल बनाकर एक्सटेंशन भी ले लिया और इस्तिस्ना भी ले लिया, रेड लाइन तो क्रॉस हो गई। पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर दिया, रेड लाइन क्रॉस हो गई। इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी। यानी कोई एक पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लाए हो ना, या स्टेबिलिटी लाए हो, कोई एक चीज कुछ भी आप लेकर नहीं आए। यानी सवाए डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल बनने के कोई और चीज या क्रेडिबिलिटी या सरमायाकारी वो पाकिस्तान में तो नहीं आई। पहले कहा जनाब के सैकड़ों अरब हम पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, वो भी नहीं आए। फिर कहा जनाब ओवरसीज पाकिस्तानी 1000 अरब रुपया लेकर आ रहे हैं, वो भी नहीं आए। फिर कहा जी मादनियात हमारे लिए गेम चेंजर साबित होने जा रही हैं, वो भी नहीं हुआ। फिर कहा जी हमारे तेल और गैस के नए ज़खायर निकल आए, वो भी नहीं मिले। फिर कहा जी असलहे और जहाज़ों के सौदे हो रहे हैं, पूरी दुनिया से ऑर्डर आ रहे हैं, लाइनें बंद गई हैं, पता चला वो भी नहीं हुआ। फिर कहा जी क्रिप्टो से हम बहुत सारा पैसा बना के पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर अमरीकी सरमायाकार आ गए, उसके बाद जनाब अरबी सरमायाकार पहुंच गए। फिर उसके बाद कहा जी ये ब्रेन गेन हो रहा है, जो पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, हम ये कह रहे थे ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है। डॉक्टर जा रहे हैं, इंजीनियर्स जा रहे हैं, अकाउंटेंट्स जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से जो माहिरीन है मुख्तलिफ शोबों के, वो पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? तो हमें कहा गया ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है, ये भी कहा गया। फिर जनाब कहा गया दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, इससे मुल्क की किस्मत बदल जाएगी। और अब जनाब ये कह दिया गया कि आखिरी हल ये है कि नए सूबे बना दिए जाएं, कि जनाब 20 सूबे और बना दो, ये कहा गया। तो 20 सूबे बनाने से क्या होगा? 20 सूबे बना लें, अब 30 सूबे बना लें, क्या इससे फौजी मुदाखलत खत्म हो जाएगी सियासत के अंदर? 20 या 30 सूबे बनाकर अपने ज्यादा सियासी लोगों को आप ऑब्लाइज तो कर सकते हैं, ज्यादा सियासी लोगों को और ज्यादा सियासी कंट्रोल तो आप हासिल कर सकते हैं। छोटे छोटे यूनिट होंगे ना, तो वो छोटे छोटे बंदे कंट्रोल कर लिया करेंगे, एक कर्नल की, एक कैप्टन की, एक मेजर की मार हुआ करेंगे। आप जितना मर्जी कंट्रोल कर लेंगे 20-30 सूबे बना के, लेकिन क्या इससे फौजी मुदाखलत खत्म हो जाएगी? नहीं होगी।
20-30 सूबे बना करके आप अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात दे देंगे? जब तक आप अवामी नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं देंगे, ये फैसला भी अवामी नुमाइंदों ने करना है और मुंतखब नुमाइंदों ने करना है कि सूबे कितने होंगे और किस तरह होंगे। ये कोई सरकारी ऑफिसर बैठ के बंद कमरे में ये फैसला नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में कितने सूबे होने चाहिए। अब आ जाए इस बात पे कि क्या ये वाकई हो रहा है कि सेम पेज फट गया, या आसिम मुनीर साहब ने जनाब इस्तिस्ना और एक्सटेंशन लेने के बाद आंखें अपने माथे पे रख ली। कुछ लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सारी जिम्मेदारी सियासतदानों पे डाल रही है। इससे पहले हमने मिशाल मलिक को सुना, उन्होंने कहा जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है इसके पीछे सियासतदान जिम्मेदार है, फौज का तो कसूर ही कोई नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो बेगुनाह है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, जो किया है वहां पे सियासतदानों ने किया। तो ये मलबा सारा सियासतदानों पे क्यों डाल रहे हैं? मजे की बात यह है कि नून लीग जो हर चीज में चौधरी बनती है, बहुत चीख चीख के बोलती है और हिसाब बराबर करने की उनको आदत है, यहां पे उनकी चूं भी नहीं निकली। मोहसिन नकवी ने उनकी धुलाई की है पकड़ के, उनकी चूं भी नहीं निकली, वो जरा भी नहीं बोले, बल्कि डरे हुए और सहमे हुए। मोहसिन नकवी को तो ऐसे बुलाते हैं जैसे मुन्ने के अब्बा, यानी डरते डरते मोहसिन नकवी को मुखातिब करते हैं। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसाक डार, आसिफ जरदारी, ये सारे मिलकर सीना ठोकते रहे कि जनाब हमारा हाइब्रिड निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है, हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। आज उस निज़ाम की धज्जियां उड़ा दी मोहसिन नकवी ने और एक चार्जशीट पूरी की पूरी लगा दी शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ वजीर आजम है, उसकी काबीना का एक रुकन है मोहसिन नकवी, उसने शहबाज शरीफ की गवर्नेंस के ऊपर पूरी की पूरी एक चार्जशीट लगा दी। यही ताजिर है जो आज बैठे हुए थे। ये 2 साल पहले आसिम मुनीर साहब ने इनसे 3 साल पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, 1 साल में मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 2025 हमारी तामीर और तरक्की का साल है, बेड़े ही गर्क कर दिया 2025 में भी और 26 में भी। कुछ भी ये संभाल नहीं पाए। वजह क्या है? मैं आपको पिछले 2 महीने से बता रहा हूं कि आसिम मुनीर साहब का बनाया हुआ पूरा का पूरा निजाम और प्लान ये फेल हो चुका है। ये सारा का सारा सिस्टम बैठ गया है। अब ये ढूंढ रहे हैं कि मलबा किसके ऊपर डालें। ये खुद मलबा उठा नहीं सकते, किसी और पे डाल नहीं सकते, बचने की उम्मीद बहुत कम है। डोनाल्ड ट्रंप भी इनको नहीं बचा सकता। कोई इतना पैसा तो लाके वो पाकिस्तान को नहीं दे देगा कि आप निकल जाएं। अरबों डॉलर हमने दुनिया के देने हैं। सिर्फ इस साल जो हमने कर्जा वापस करना है वो 21 अरब डॉलर है। 21 अरब डॉलर। एक अरब डॉलर के लिए हम तरसते हैं। एक अरब डॉलर के लिए हम कितने पापड़ बेलते हैं वो आप सब जानते हैं। इन्हीं ताजरों के सामने SIFC के बलबूते पे बड़े बड़े दावे आसिम मुनीर साहब ने किए थे, कोई भी पूरे नहीं हुए। और एक और मैं बड़ी अजीब चीज देख रहा था, जब भी मोहसिन नकवी साहब किसी नाकामी का तस्करा करते थे कि निजाम कोलैप्स हो गया, ताजिर तालियां बजाना शुरू हो जाते थे। ये तो हमारी अकल है, ये तो हमारी सूरत हाल है कि मोहसिन नकवी ने जितने कड़वे सच बोले जिससे हर पाकिस्तानी को दुख होना चाहिए, हर उस बात के ऊपर ताजिर तालियां बजाते थे कि पाकिस्तान कोलैप्स होने जा रहा है, तालियां जी, मईशत तबाह हो चुकी है, तालियां जी, बजट हम नेगेटिव में बनाते हैं, कर्जों पे गुजारा कर रहे हैं, तालियां जनाब, सारी सियासी जमातों को मिलकर बैठना पड़ेगा वरना मसला हल नहीं होगा, 10 साल ये मुल्क ऐसे ही रहेगा, तालियां जनाब। यानी हर ऐसी बात के ऊपर ताजरों ने तालियां बजाई, हर ऐसी बात के ऊपर ताजरों ने तालियां बजाई जिस पे मातम करना बनता था। बहरहाल वो उनकी अपनी सोच है, उनका अपना तरीक़ाकार है। तो नाज़रीन, क्या वाकई ये होना शुरू हो गया है कि सेम पेज फट गया है? लेकिन जब भी कभी एहतजाज का मौसम आता है ना, जितना कश्मीर के अंदर दबाव बना हुआ है, तो पहले पीपल्स पार्टी और PMLN ने एक अच्छी खासी नूरा कुश्ती की और उसके बाद अब एक और नूरा कुश्ती आप देख रहे हैं। PMLN किसी किस्म का जवाब देने के मूड में नहीं है। फजलुर रहमान साहब भी एक नूरा कुश्ती लेकर आए थे, फिर बिलावल और PMLN ने एक नूरा कुश्ती की है। देखिए, ये सारी नूरा कुश्ती है जब तक कि ये निज़ाम आसिम मुनीर से टक्कर नहीं लेगा। जब कोई जमात आसिम मुनीर साहब के खिलाफ होगी और उनके जुल्म के खिलाफ बात करेगी, उनके सियासी किरदार के खिलाफ बात करेगी, तो फिर हम ये कहेंगे कि ठीक है, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने कभी भी आसिम मुनीर साहब के किरदार के ऊपर तनकीद नहीं की, कभी भी नहीं की। वो सिर्फ गोल मोल बात करते हैं, बाजुआ पे तनकीद करके निकल जाते हैं, फलाने पे करके निकल जाते हैं, तुमने ये किया था, तुमने वो कर दिया था, तो गोल गोल बात करते हैं। फजलुर रहमान भी साफ बात नहीं करते। तो ये सारी नूरा कुश्तियाँ हैं, ये चलती रहेंगी, क्योंकि जब एहतजाज का मौसम आता है तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि ये वो भी हो सकता है। अभी आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस किस्म की डाइवर्जन एहतजाज के मौसम में लगाई जाती हैं। अब आ जाए नाजरीन आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे। सरदार अमान ने एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं सबसे पहले आपके सामने स्टेटमेंट रखना चाहता हूं। सरदार अमान खान ने IG आज़ाद कश्मीर के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ये जो मुजाहिरीन है ये मुसल्ला है। यानी ये दावा किया गया था IG की जानिब से कि छतों के ऊपर खड़े हुए जो लोग थे सादा कपड़ों में, ये मुसल्ला लोग जो हैं ये मुजाहिरीन थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये मुजाहिरीन नहीं थे, इमारतों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के शूटर्स खड़े थे, उनका ताल्लुक मुजाहिरीन से नहीं था।
आप बैनुल अक़वामी मीडिया को रावलाकोट आने दें ताकि दुनिया को सच मालूम हो सके। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप वहां पे जुल्म नहीं कर रहे और आपको लगता है कि जत्थे हथियारबंद होकर रियासत के ऊपर हमला आवर है, तो आप बैनुल अक़वामी मीडिया को इजाज़त दें, वो वहां पे आए। और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर इंडिया के लिए काम कर रही है या वो दहशतगर्द हैं या वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएंगे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसा होने नहीं दे रही। ये मैं आपको एक वीडियो में देख रहा था, इसमें आप ये देखें, ये पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरास तोड़ रहे हैं। यानी जो घर वाले अपने कैमरे लगाते हैं ना गलियों में, बाहर कोई चोर आ जाए या कई लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि बाहर से कौन गुजर रहा है कौन नहीं गुजर रहा, हमारा दरवाज़ा खटखटाया तो किसने खटखटाया। तो लोग जो है ना वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, ज़ाती सिक्योरिटी के लिए, अपने इलाके की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास लगवा लेते हैं। ये सीसीटीवी कैमरास जो है ना ये पुलिस वाले बहुत पसंद करते हैं। वो ये कहते हैं कि इनके ज़रिए से हमें जराइम को पकड़ने में मदद मिलती है, शरपसंदों पे काबू पाने में मदद मिलती है। यहां पुलिस वाले डंडे लेकर खुद सीसीटीवी कैमरों को तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं भाई? आपको तो चाहिए कि सीसीटीवी कैमरास और लगवाएं ताकि शरपसंदों के बारे में पता चले, ताकि पता चले कि दहशतगर्द कौन है, ताकि पता चले कि गोली कौन चला रहा है। अब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरास तोड़ रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा तो वही तोड़ता है जो मुजरिम होता है। यानी मेरे घर में जब भी कभी गैर कानूनी रेड होती थी, 70-80 पुलिस वाले घुस जाते थे एजेंसियों के साथ, तो वो आगे सबसे पहले कैमरे तोड़ना शुरू करते थे। इसी तरह बाकियों के घरों में जाके भी सबसे पहले वो कैमरे तोड़ते हैं और डीवीआर उठा के गायब करते हैं। हमेशा यही काम करते हैं। तो यहां पे पुलिस वाले जो है वो लोगों के गलियों में लगे हुए कैमरे तोड़ रहे हैं डंडे मार मार के, ताकि कोई सबूत इकट्ठा ना हो पाए। देखिए, अगर तो शरपसंद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले हैं या कश्मीर के सिविलियंस हैं, तो फिर तो पुलिस को कभी भी कैमरे नहीं तोड़ने चाहिए ताकि सबूत इकट्ठे होते रहे। लेकिन अगर शरपसंद पुलिस वाले हैं तो फिर वो कहेंगे जी तोड़ो कैमरे, ताकि जो हम यहां पे तमाशा लगाएंगे या यहां पे जो जुल्म हम करेंगे खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, या हम गोली चलाएं, बर्बरियत करें, वो किसी को दिखाई ना दे। ये फुटेज है और ये सबूत है कि सीसीटीवी कैमरास पुलिस तोड़ रही है। इसी तरह जो सीसीटीवी फुटेज 9 मई की है वो भी गायब कर दी गई, जिसके बारे में आज तक इमरान खान साहब कहते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। नाजरीन, कमांडर फारूक साहब वाला मामला जो है ना वो आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। ये बहुत इज्जतदार बुजुर्ग थे, 85 साल इनकी उम्र है। इन्होंने भारत की बहुत बड़ी फोर्स को, जहां पे पाकिस्तानी फौज का बस नहीं चल रहा था, इन्होंने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर बड़ी देर तक लड़ाई की थी। यानी कुछ 14 घंटे तक बताई जाती है कि लगातार लड़ाई चली थी। घुमसान की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी भारतीय फौज के साथ, इसे एक सिविलियन ने, और इसने भारतीय फौज को पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर के इलाके पर कब्जा नहीं करने दिया था। उसके बाद पाकिस्तानी फौज ने इनको कमांडर का खिताब दिया, कमांडर फारूक इन्हें कहा गया। ये यासीन मलिक है जो फ्रीडम फाइटर है मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान में उसकी बहुत इज्जत की जाती है।